नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम वेदपाल है। वेदपाल यूपी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इस घटना को 10 से 11 साल से अधिक हो चुका है। तो क्या हुआ था वेदपाल के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं आज इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं वेदपाल की ये घटना। दोस्तों, मेरा नाम वेदपाल है। ये घटना को लगभग 11 साल के आसपास हो चुका है, जब मेरी उम्र लगभग 28-29 साल की रही होगी। मैं ऑटो ड्राइवर था, थ्री व्हीलर चलाने का काम करता था। मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी माँ और मेरे पिताजी, दो ही लोग थे। मैं इकलौता था अपने घर में। अब मेरा जो गुजर बसर था, अब ये थ्री व्हीलर के साथ ही होता था। जो भी कमाता था इसी से मेरा घर परिवार चलता था। खेती बाड़ी तो नाम की थी, और उसमें थोड़ा बहुत अन्न उपज जाता था। इससे ज़्यादा का उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। कहा जाए तो ले दे करके मैं एक गरीब परिवार से ही था। अब मेरी जो शादी हुई थी ना, वो भी एक गरीब परिवार था। उस घर में बूढ़े सास ससुर थे, दो बेटियां थी। एक बेटी का 5 साल पहले शादी हो चुका था, वो अपने ससुराल में खुशहाल थी। और सबसे छोटी बेटी थी जिसकी शादी मेरे साथ में हुई थी। अब जब शादी हो गया, करीब 1 साल मेरे साथ वो रहने लगी। लेकिन उसका जो आत्मा था ना, शरीर तो मेरे पास में जरूर था, आत्मा अपने माँ बाप के पास लगता था कि भटकती रहती थी। हमेशा उन्हीं लोग का चिंता। अब वो क्या कर रहे होंगे, खाना बनाए होंगे, खाना खाए होंगे, घर में राशन पानी है कि नहीं है। अब बेटियां तो अक्सर करती ही रहती है अपने माँ बाप का चिंता। सबसे ज़्यादा फिक्र तो उन्हीं को होती है। अब मेरी पत्नी को कुछ ज़्यादा ही था। अब शादी के बाद से मैंने अब जिम्मेवारी संभाल ली थी, अपने सास ससुर का भी। जब भी उस रास्ते से जाता था, मेरे घर से और ससुराल का जो रास्ता था 1 घंटे का था, और उधर से होकर के ही मैं शहर की तरफ जाता था ऑटो अपना चलाने के लिए। तो आते जाते मैं ज़रूर चला जाता था अपने ससुराल में, देख रेख कर देता था और कुछ खर्च का सामान भी लाता था। लेकिन जो सास ससुर थे ना, थोड़े खुददार किस्म के थे, पुराने ज़माने के लोग थे। और उनका मानना था कि दामाद से पैसा लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। लेकिन उनकी जो अवस्था थी वो दयनीय थी, खराब थी। अब मैं उनको समझाता था कि देखिए, दामाद बेटे में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मानने वाली बात है। बड़ी मुश्किल से मैं उनको समझा करके और वो सामान रखता था, दैनिक खर्चे के सामान, मसाला तेल चावल जो सामान होता था खर्चे के लिए, सब्जी वगैरह दे आता था। अब इस तरह ही चल रहा था। लेकिन शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ कई बार उनके घर पर गया था, साथ में लेकर के। लेकिन मैंने कभी रात में रुका नहीं उस घर में। सुबह हम लोग जाते थे, जिस दिन मैं छुट्टी करता था। अब दिन भर रह करके शाम के टाइम मैं अपने पत्नी को अपने ऑटो में बिठाता और अपने घर पहुंच जाता। मेरे घर में तो बूढ़े माँ बाप थे, तो उनको भी देखभाल तो करने वाला कोई नहीं था हम लोग के अलावा। और फिर ऐसा ही चल रहा था। अब करीब करीब 1 साल होने जा रहा था। वैसे तो मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में जब भी ज़रूरत होती थी, मैं उनके घर गांव पे पहुंच जाता था। जो भी सामान की ज़रूरत थी वो मैं दे आता था, और हंसी खुशी हम दोनों का परिवार चल रहा था। कोई चीज़ की टेंशन होती तो मैं उसको देख लेता था। दवा दारू का इलाज कराना होता तभी मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाता था। अब करीब करीब 1 साल होने के बाद मैं शाम के टाइम बाजार से लौट रहा था, सवारी छोड़ करके। अब वही रास्ता था,
मुझे अपने गांव की तरफ लौटने का, और सोचा कि चलो कुछ हरी सब्जी हैं, आप अपने सास ससुर को दे आया जाए। और वो सब्जी लेकर के मैं अपने ससुराल पहुंच गया था। रात के करीब 8 बज रहे थे। गर्मी का दिन था, गर्म मौसम था। और मैं जब ससुराल पहुंचा तो सब्जी दे करके और चाय पानी पी करके, तब तक करीब रात के 9 बज चुके थे। कुछ बातचीत भी चलती रही और इसके बाद मैं अपना थ्री व्हीलर स्टार्ट करने लगा। लेकिन मेरा जो थ्री व्हीलर था वो तो कसम खा लिया था कि आज तो मैं स्टार्ट होऊंगा नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। मैंने सारे पैंतरे आजमा लिए थे उस रात में, जितना मुझे आता था कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन थ्री व्हीलर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। अब रात के 10 बज गए थे। सारा मजा किरकिरा हो गया था मेरा, एकदम मैं थक चुका था ऑटो के चक्कर में। ना जाने इस ऑटो को क्या हो गया था कि आज स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मुझे अब रात वहीं बिताने का मन हुआ। अब क्या कर सकते थे, अब थ्री व्हीलर को मैं यहाँ छोड़ भी नहीं सकता था कि यही मेरी जमा पूंजी थी और सुबह तो मेरे काम पर निकलना था। लेकिन इस रात में मिस्त्री तो नहीं मिलेगा, अब मिलेगा भी तो काम नहीं करेगा। अब थोड़ी दूरी पर एक मिस्त्री रहता था, करीब आधा घंटे के रास्ते पर। मैंने सोचा कि सुबह ही जाकर के उस मिस्त्री को पकड़ के ले आऊँगा और काम करवा लूँगा, ताकि मेरा दिन का जो मेहनत है बेकार ना जाए, कुछ पैसा जरूर मेरे घर में आए। अब मैं अपने घर पर सूचित तो कर दिया फ़ोन के थ्रू कि आज मैं अपने ससुराल में रुका हूँ। जो भी स्थिति थी मैंने अपने पत्नी को बता दिया, तुम लोग खा पी करके सो जाना, मैं अब कल शाम को ही आऊँगा। अब सुबह में मुझे तो ऑटो का काम करवाना है, इसके बाद अपने मैं काम पे निकल जाऊँगा, तो कल शाम को ही मैं घर लौटूँगा। अब बातचीत हो जाने के बाद मन में थोड़ा तसल्ली हुई कि चलो फिक्र तो हटी। अब फिर मैं सोचा कि अब कहाँ रुका जाए। अब नीचे जो घर था गर्मी तो लग रही थी, छत बना हुआ था। अब मैंने अपने सास ससुर से बोला कि मुझे एक दरी तकिया दे दीजिए, मैं छत का ऊपर ही चला जाता हूँ। अब वो मना करने लगे, नहीं बाबू नीचे ही सो जाओ, नीचे ठंडक रहेगी, ऊपर गर्म हवा चल रही, गर्मी का दिन था। अब मुझे कहाँ नींद आने वाली थी नीचे में। मैं उनकी बात को नहीं मान रहा था, लेकिन वो जिद पर लोग अड़े हुए थे कि नहीं बाबू, ऊपर हमारे घर में कोई नहीं सोता है, आज तक कोई सोया नहीं है। छत जरूर है, दिन में जो जरूर हम हो जाते हैं, लेकिन रात में नहीं। अब वो क्या कहना चाहते थे मैं समझ नहीं पाया था। क्यों नहीं जाते थे, कोई रीजन तो होगा। लेकिन मैं बहस में नहीं पड़ा। मैंने बोला कि ठीक है, आप तकिया और दरी दे दीजिए, मैं छत पर ही आ रहा हूँ, नीचे मुझे नींद नहीं आएगी। अब मेरी जिद के आगे वो लोग मजबूर हो गए। अब उस उदास मन से तकिया चद्दर जो भी बिस्तर था वो दे दिए। अब मेरी सास ही जाकर के छत पर बिस्तर लगाई और कहने लगे, बाबू कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो तो आवाज़ ज़रूर लगा देना, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े। मैं कहने लगा कि मैं सोऊंगा तब मुझे सुबह ही नींद खुलती है, मैं बीच में उठता ही नहीं हूँ, क्योंकि दिन भर का आदमी ऑटो रिक्शा चला करके थक जाता है और इसके बाद कहाँ नींद खुलती है। हाँ, कभी मजबूरी में खुल गई बाथरूम वगैरह जाने की तो अलग बात है। और इसके बाद मैं बिस्तर पर सो गया था। चांदनी रात थी, लेकिन हवा चल रही थी। पहले तो गर्म थी हवा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई ना, और वैसे वैसे हवा में थोड़ी ठंडक से आने लगी थी। अब आधी रात का वक्त था और मैं चांद को निहारते हुए और नींद को बुलाने लगा था कि जल्दी से नींद आए कि मैं सो जाऊं। लेकिन अनजान जगह पर नींद भी तो जल्दी नहीं आती। मैं चांद को देखता रहा, छत पर लेटे लेटे देखता रहा, और ना जाने कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जो मेरे साथ में हुआ वो तो सोच करके ही आज कांप जाता हूँ। मेरी जब आंख खुली ना तो कोई रीजन था आंख खुलने का। मैंने देखा कि मेरे बगल में एक जवान लड़की लेटी हुई है। लग रहा था कि बिल्कुल मेरी पत्नी की जैसी ही दिख रही है।
चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन उस घर में कोई लड़की तो थी नहीं। सबसे छोटी उस घर में लड़की थी मेरी पत्नी, जो मेरे साथ में शादी हुई थी, वो तो मेरे घर पर थी। तो ये कौन सी लड़की है? अब जैसे ही मेरा नींद खुला ना, तो मैं देख करके एकदम हैरान रह गया था और एकदम उठ करके बैठ गया। मैं एकदम देखने लगा कि आखिर मेरी पत्नी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल है। अब कुछ ही देर की बात थी, कुछ ही पल हुए थे इस चीज में, और तब तक वो लड़की एकदम गुर्राती हुई आवाज में कहने लगी, सो जाओ, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें जागना नहीं है, तुम्हें सोना है, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, तुम्हारा पैर दबा देती हूँ, तुम सो जाओ, सो जाओ। अब तो जैसे मैं एकदम चीख पड़ा था, लेकिन एक ही बार चीख निकली थी, इसके बाद लगा कि मेरा जैसे गला किसी ने बंद कर दिया हो। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं गहरी नींद में चला गया था। सपनों में जरूर मैं घूम रहा था इधर से उधर। मैं देख रहा था सपने में कि मेरी पत्नी की शक्ल की एक जवान लड़की अब मेरा पीछा कर रही है। अब मैं उससे बचता हुआ भाग रहा हूँ जंगल में, कभी कहीं और पर। उससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ी हुई है। वो मुझे पकड़ना चाहती है, मुझसे प्यार करना चाहती है। अब मैं उससे बचता फिरता इधर उधर सपनों में भी भाग रहा हूँ, सपनों में भी चीख रहा हूँ, लेकिन गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मेरी नींद खुली ना, तो सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मेरे तन पर एक भी वस्त्र नहीं था। चांदनी रात में अब मैं अपने आप को आदमजात में देख करके एकदम हैरान रह गया। अब मुझे लगा कि जो रात में मैंने देखा है, सब कुछ महसूस किया है, वो सपने का एक हिस्सा था। मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ होगा, लेकिन जब मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। सुबह 4 बजे जल्दी से मैं अपने कपड़े उपड़े पहना। मैं आसपास देखने लगा कि वहाँ पर कौन सी लड़की थी जो यहाँ पर आई थी। क्या मैं सपने में था? लेकिन सपने में तो होता तो ये कपड़ा किसने मुझे उतारा? कौन कौन थी वो औरत, कौन थी वो लड़की? और सही मायने में एकदम मैं डर गया था और बिस्तर उस्तर छोड़कर छत पर जल्दी से नीचे उतर आया। अपनी सास माँ को आवाज़ लगाने लगा, माँ जी उठिए उठिए। अब माँ जी उठ गई। गांव के लोग जल्दी ही उठ जाते हैं और वो तो सुबह ही हो चुकी थी। अब कहने लगे, बेटा हाँ, इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो मिस्त्री मिलेगा भी नहीं, वो भी तो सो रहा होगा। उनको तो टेंशन ऑटो रिक्शा की थी कि कैसे मरम्मत कराया जाए, बेटा काम पर जाए, दामाद काम पर जाए। अब मैं एकदम डरा हुआ था। मेरी हालत देख करके सासू माँ कहने लगी कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तब तक ससुर जी भी जाग गए थे, वो भी आ गए। अब मैं डर से कांप रहा था। मैं कुछ बोलना चाहता था उन लोगों से, लेकिन जबान जो थी काम नहीं कर रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा है कि तू कुछ बोला तो तेरे साथ में गड़बड़ होगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसे मुझे अंदर में कोई समाया हुआ है और वो कुछ ना बोलने को बता रहा है। आखिरकार वाकई में मेरे जबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन मेरी सासू माँ समझदार थी और वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है छत पर मेरे दामाद के साथ में। और वो बोल पड़ी, क्या बेटे, तुम्हारे साथ रात में कोई लड़की दिखाई पड़ी थी क्या छत पर? अब तो मैं जैसे उनकी बात सुन करके और डर गया था। मैं बोलना चाहता था अपने मुंह से आवाज़ लगा करके, लेकिन जबान अभी भी काम नहीं कर रही थी। अब मैंने सर हिला दिया और वो सासू माँ चिंता में पड़ गई थी। जो ससुर जो हमारे थे वो भी चिंता में आ गए थे। वो कहने लगे, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए तो मैं तुमको मना कर रहा था कि बेटा छत पर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी तो बात तो माने नहीं। खैर छोड़ो,
कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुबह होने दो। मैं डरा हुआ था सुबह तक, जब तक सूरज की लाली नहीं निकल गई, और डर तो बना रहा था। अब सुबह के जब लाली निकल गई तो मुझे दो चिंता था। एक तो चिंता जो रात मेरे साथ में घटी थी, और दूसरा चिंता था ऑटो रिक्शा का मरम्मत कराने का। अब दिन निकलने के बाद थोड़ा मन में हौसला जरूर आया था। अब मैं अपने सास से कहने लगा कि माँ जी, मैं पहले जा रहा हूँ, मिस्त्री को बुला के लाता हूँ, जाने में भी टाइम लगेगा। अब मैं अभी आ रहा हूँ मिस्त्री को लेकर के, अब फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, काम भी तो ज़रूरी है ना। मैं मिस्त्री को लेने चला गया था। इसके बाद मैं जब लेके आया ना, तो करीब 8 से ऊपर का टाइम हो गया था। आज ससुर जी एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर घर में बिठा रखे थे, और जैसे ही मैं मिस्त्री को लेके आया, मिस्त्री को ऑटो रिक्शा दिखाया कि भाई रात से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और वो मिस्त्री स्टार्ट करने लगा। पहले बोला कि मैं देखता हूँ, चाबी दे दो स्टार्ट करके, और चाबी दिया, वो 2 ही 3 किक मारा और ऑटो तो स्टार्ट हो गया था। कमाल की बात थी ना। मैं सारी रात कम से कम 2 घंटा तक उसमें जूझता रहा था, लेकिन ऑटो तो स्टार्ट नहीं हुआ। और ये मिस्त्री जैसे ही आया, 2 ही 3 किक मारा होगा और ऑटो स्टार्ट हो गया। अब फिर वो देखने लगा, कभी रेस बढ़ा करके कभी कम करके, कहने लगा तुम्हारा ऑटो तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी है नहीं, खाम खा तुम घर आए हुए। अब मैं क्या बोलूं कि रात में मेरे साथ में क्या घटा था, क्या हुआ था। अब मुझे कुछ तो समझ में आ गया था कि इसके पीछे, मेरा ऑटो जो खराब हुआ था, इसके पीछे उसी लड़की का हाथ है। उसी लड़की ने शायद मेरा ऑटो का अपने जादू शक्ति से खराब किया था, ताकि मैं इस घर पे रुकूं, मैं छत पर जाकर सोऊं, और वो मेरे साथ में वो खेल खेल सके। मैं समझ गया था। अब मैं उस मिस्त्री को विदा किया कुछ पैसे दे करके। आगे भी तो काम था उससे, खाली हाथ कैसे भेजता उसको। और तब तक ससुर जी उस बुजुर्ग के साथ में बैठे बात कर रहे थे। जब मिस्त्री चला गया ना, तब मुझे आवाज़ दी, वेदपाल बेटा इधर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जाकर चरपाई पर मैं बैठा, बुजुर्ग से वो मेरे ससुर बात कर रहे थे। अब फिर कहने लगे, यही मेरा दामाद है जी। इसी के साथ में वो लड़की दिखाई पड़ी थी छत पर। एक एक बात वो बताने लगे थे। वो लड़की कौन थी, ससुर जी सास सब कुछ जानती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो मुझसे पूछने लगे कि बेटा अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। मैं डरते डरते दिन के टाइम में भी अब वो बात बताने लगा। और जब बात बताने लगा ना, पूरे शरीर का रोम एकदम खड़ा हो चुका था, और अंदर से जैसे कोई कह रहा हो कि तू कुछ बोल मत, बता मत इनको, जैसे अंदर से कोई मुझे रोकने को कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं परवाह नहीं किया। मैं हर एक चीज़ जो रात में मेरे साथ घटी थी, और वो बताने लगा था। जब मैं पूरी बात बता लिया तो एक मन में थोड़ा शांति भी आई थी, दिल का गुबार बाहर निकल गया था। अब वो बूढ़े जो आदमी थे, जो मेरे सास ससुर जी लेके आए थे, वो कहने लगे कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ। अब फिर वो मेरे ससुर से विदा लेकर के चले गए थे। अब ससुर कहने लगे, बेटा चिंता मत करो। अब मैं कहने लगा कि देखिए मेरा ऑटो तो स्टार्ट हो गया है, अब मैं अब जाता हूँ, मुझे अब काम पर भी तो निकलना है। मैं तो यहाँ आकर के खाम खाई झमेले में फंस गया। आप लोगों को पता था कि यहाँ पर कोई आत्मा है, कोई भूत है, तो आप लोग खोल कर क्यों नहीं बताए। आप लोग सब जानते थे, लेकिन आप लोग कुछ भी खोल करके नहीं बताए। अगर आपने बता दिया होता इस छत पर कोई लड़की दिखाई पड़ती है, कोई आत्मा है, तो मैं पागल था कि छत पर जाकर सोता। लेकिन आप लोगों ने तो कुछ ऐसी बात किया नहीं। गुस्सा तो मुझे ज़रूर आ रहा था, लेकिन बुजुर्ग लोग थे, अब मैं उनसे क्या लड़ूं, क्या बोलूं। और तब तक वो बुजुर्ग जो गए हुए थे वो वापस आ गए। उनके हाथ में कुछ जड़ी भी थी,
पौधा जैसा था, जड़ जैसा था उसको, और कुछ भभूत भी थे उनके हाथ में। अब वो दोनों चीज लेके आ गए थे और वो कहने लगे कि बेटा, तुम इस जड़ी को, ये जड़ है ना, इसको तुम थोड़ा मुंह में ले करके चबाना शुरू करो। मैं उनकी तरफ देखने लगा। वो कहने लगे बेटा, ये कर लो, तुम कर लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा। वो जड़ मैं चबाना लगा, थोड़ा सा कड़वा जरूर था, और पूछने लगे अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है ये चबाने के बाद में। मैंने बोला जैसा मैं था वैसे ही मुझे लग रहा है, शरीर भारीपन था ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। तब वो भभूत दिए चुटकी से, अब बोले बेटा, इसको प्रसाद समझ करके अंदर ले लो, खा लो। अब कुछ भभूत मेरे माथे पर, सर पर, मेरे शरीर पर भी लगा दिया। अब फिर वो कहने लगे कि अब बताओ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब भभूत में असर तो हुआ था। जब मैं प्रसाद समझ के उसको खाया था तो ऐसा लगने लगा था कि शरीर मेरा हल्का हो गया है। जो शरीर मुझे भारीपन जैसा लग रहा था वो अब नॉर्मल जैसा हो गया था। तब वो कहने लगे कि चिंता वाली बात नहीं है, अब तुम जा सकते हो। अब मैं वहां रुकना भी नहीं चाहता था, मैं इस घर से दूरी रहना चाहता था। मुझे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई, बताया क्यों नहीं कि ऊपर में कोई लड़की की आत्मा घूमती रहती है। और आखिरकार मैं अपने काम धंधे पर निकल गया था। लेकिन आज मेरा जो मन था बिल्कुल लग नहीं रहता काम धंधे में। और दोपहर के बाद में करीब 4-5 बजे तक मैं अपने घर लौट आया था और सारी बात मैं अपनी पत्नी को बताया। अब जैसे ही लड़की की बात आई ना, तो मेरी पत्नी कांप गई थी और वो रोने लगी थी। मैं उसे बोल पड़ा, क्या तुम भी जानती हो उस लड़की को? क्या तुम भी जानती थी ना कि उस घर में ऐसा लड़की दिखाई देती है? तुमने भी तो नहीं बताया आज तक। मेरी पत्नी रोने लगी थी। आज जब उसके आंसू थमे ना, तो मैं पूछने लगा कि अब तो बता दो, कौन है वो लड़की और वो मेरे साथ में रात में क्या किया होगा। तब मेरी पत्नी बोलने लगी कि वो मेरी छोटी बहन है, मेरे से उम्र में 2 साल छोटी है। अब बचपन में ही उसकी मौत हो गई थी, लेकिन वो उसी छत पर घूमती रहती थी। मैं और मेरी मम्मी कई बार उसको देख चुके हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती थी वो। हम लोग इसी तसल्ली में थे कि चलो कोई बात नहीं, घूमती रहती है अपने घर में ही है ना, नुकसान तो किसी को नहीं पहुंचाती थी ना, आखिर थी तो मेरी बहन ही ना, मेरी माँ का बेटी ही थी ना। तो ऐसा तो आज तक उसने कभी नहीं किया था जो तुम्हारे साथ में किया है। इसके बाद तो मैं तो एकदम सन्न रह गया था। तभी उसकी शक्ल मेरी पत्नी से मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि मेरी पत्नी जो कह रही है ना, बिल्कुल सच बात है। मैं एकदम डर गया था। मैं उनसे पूछने लगा कि तुम लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करवाए, उसकी आत्मा को क्यों नहीं शांति दिलवाए? वो भटक रही है, आज भी भटक रही है उस घर में। अब मेरी पत्नी कहने लगी कि हमने तो छोटे मोटे पूजा करवाया था जिससे उसकी आत्मा का शांति हो, मिल सके, लेकिन ना जाने क्यों भटक रही हो। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं उस काम में अब जुट गया था। महीने दिन के अंदर ही मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था पंडित जी को लेकर के। अब विधिवत ढंग से उसका पूजा पाठ करवाया, एक तरह से पूरा ही नए सिरे से। अब भगवान जाने अब उसकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली, लेकिन अब जो सास ससुर जो थे वो कहा करते थे कि अब वो हमें दिखाई नहीं देती है, शायद उसको अब मुक्ति मिल चुकी है इस संसार से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को, अपनी कहानी को
शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसे ही शानदार कहानी में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।